नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वरूप सिंह, व्यवसाय अध्ययन अध्यापक। व्यवसाय अध्ययन की जो प्रमुख भूमिका रहती है 12वीं कक्षा के अंदर, आपके 80 नंबर का पेपर इसका व्यवसाय अध्ययन का आता है। तो कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। व्यवसाय अध्ययन के अंदर कुल कितने चैप्टर है और वो किस किस चैप्टर के कितना अंक भार दिया गया है। सामान्य परिचय में मैं आपको पहले बता दूं कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर कौन कौन से चैप्टर में किस किस चैप्टर का कितना अंक भार है। तो देखें, प्रबंध जो चैप्टर है वो 16 अंक भार का है। विद्यार्थियों देखिए, गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंध चैप्टर 16 अंक भार का है, यानी कि मैनेजमेंट चैप्टर है जो व्यवसाय अध्ययन के अंदर 16 अंक निर्धारण करेगा। सेकंड चैप्टर अभिप्रेरणा और नेतृत्व 2 चलेंगे, वो 8 अंक के हैं। अभिप्रेरणा और नेतृत्व 8 अंक के। इसी के साथ विज्ञापन, विपणन प्रबंध, विक्रय संवर्धन 8 अंक के हैं। व्यापारिक विधि यानी अनुबंध, हम पूरा इसमें अनुबंध पढ़ेंगे, वो भी 16 अंक का है। तो विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध और व्यापारिक विधि अनुबंध 16 और 16 32 अंक के निर्धारित करेंगे व्यवसाय अध्ययन के अंदर, यानी कि ये सब प्रमुख चैप्टर है जो आपको ज्यादा इस पर ध्यान केंद्रित करना है। उद्यमिता भी 8 अंक का है। विद्यार्थी गौर करें, उद्यमिता भी 8 अंक का है। बीमा, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, वो भी 8 अंक का है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, इसे इंग्लिश में CSR कहते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी 8 अंक का है। वस्तु एवं सेवा कर GST यानी गुड्स सर्विस टैक्स, जो भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था, ये भी 8 अंक का है। तो ये हमारे व्यवसाय अध्ययन के पाठ्य वस्तु और अंक भार का निर्धारण रहेगा, जो हमारे पेपर के अंदर 80 नंबर का आकलन और मूल्यांकन करेगा। हमें प्रमुख रूप से इन चैप्टरों को ध्यान देना है। और व्यवसाय अध्ययन एक विषय जो थियोरेटिकल पोर्शन हम कह सकते हैं, इसमें लिखने की लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन चैप्टरों को हम गौर करके इनको समझना है और इस अंक भार को निर्धारित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और सर्वप्रथम मैं अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर चैप्टर का निरूपण करूंगा। उसी आधार पर सर्वप्रथम हम पहला चैप्टर प्रबंध लेंगे जो 16 अंक का रहेगा। इस प्रबंध चैप्टर में मैं विभिन्न प्रकार के पार्टों से इस प्रबंध चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय यूट्यूब चैनल पर मेरा ये सब चैप्टर की सामग्री वहां निर्धारित रूप से भेजी जाएगी और आप इसको प्रमुख रूप से ध्यान देकर पढ़ें, ताकि आप अच्छे अंकों के अंदर बोर्ड परीक्षा में भागीदारी निभाकर अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सकें। तो विद्यार्थियों, बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं स्वरूप सर आज प्रबंध की पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें प्रमुख रूप से आज हम प्रबंध का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्रबंध, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि प्रबंध 16 अंक का निर्धारण कर व्यवसाय अध्ययन में चलेगा। तो प्रबंध को हम विशेष रूप से प्रमुख ध्यान देकर इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ये इसकी भूमिका व्यवसाय अध्ययन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी भूमिका हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। प्रबंध की भूमिका, प्रबंध के बिना तो कुछ सही काम होता ही नहीं है। जो ही प्रबंध का निर्धारण होता है वहीं हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको अवगत करवा देता हूं कि हमारी जो पहली यूनिट है प्रबंध, जो 16 अंक की है, प्रबंध। वास्तविक तौर पर हमें पहले यह पता होना चाहिए कि प्रबंध का सामान्य अर्थ क्या है, प्रबंध क्या है और प्रबंध को हम कैसे जाने। तो अगर हम इसमें कहें तो अंग्रेजी में इसे मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मैनेजमेंट। गौर करें विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन एक ऐसा विषय है जो थ्योरेटिकल पोर्शन विषय है। इसे समझना ही सबसे बड़ी आपकी बुद्धि लब्धि कही जाएगी। इसे समझकर ही करना ही एक अपने आप को प्रदर्शन करना है। व्यवसाय अध्ययन के अंदर अगर टिके रहना है तो इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना होता है और लिखावट तभी ही निर्धारित होती है जब हम कुछ चीज को समझते हैं, रटते नहीं है। तो गौर करें, अब प्रबंध को हम अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं और मैनेजमेंट से ही इसकी अर्थ निर्धारित होता है, जो आप ध्यान दें विद्यार्थियों। मैनेज
दूसरा रूप अगर मैं कहूं तो मैन, और लास्ट में टी। ये ही तीन शब्द मिलकर मैनेजमेंट को बनाते हैं और मैनेजमेंट को हिंदी में हम प्रबंध कहते हैं। मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना, और मैन का अर्थ तो आपको पता ही है। मैन का अर्थ यहां हम समूह से लेंगे। समूह किसका? व्यक्तियों का। समूह किसका? व्यक्तियों का। और टी का यहां अर्थ है टेक्निक। क्या है? टेक्निक विद्यार्थियों, यानी जिसे हम हिंदी में तकनीक कहते हैं। अब विद्यार्थियों इन तीनों शब्दों से ही हम प्रबंध को जानेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि व्यवस्था करना, किसकी व्यवस्था करना? समूह की व्यवस्था करना, और समूह की व्यवस्था में व्यक्तियों की व्यवस्था करना, और उसमें तीसरे अर्थ में टी में तकनीक, यानी कि व्यवस्था किसकी? समूह की, और समूह में व्यवस्था किसकी? व्यक्तियों की, और तकनीक के माध्यम से वो ही एक प्रबंध कहलाता है। प्रबंध का सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्तियों का समूह जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करे, उसे ही हम प्रबंध कहते हैं। तो मैं बात करता हूं विद्यार्थियों प्रबंध का एक सामान्य अर्थ। व्यक्तियों का एक समूह जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो संगठन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां लेता है और जिम्मेदारियों को स्वीकार भी करता है, वो ही एक प्रबंध का सामान्य अर्थ कहा जाता है। जिस प्रकार हमने देखा था मैनेज यानी व्यवस्था, मैन यानी मैंने समूह बताया, टी यानी तकनीक के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का समूह जो संगठन को चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, वही प्रबंध कहलाता है। संगठन के सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रण करना। अब विभिन्न प्रकार के जो संगठन चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, उनपे प्रबंध के माध्यम से हम उन पे जिम्मेदारियां थोपते हैं, तो हमें नियंत्रण भी करना होता है। वही एक प्रबंध की प्रमुख विधि होती है, जिसमें नियंत्रण के माध्यम से किसी को कार्य सौंपना और वो कार्य की जिम्मेदारी जो सामने वाला कर्मचारी लेता है, जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो लेता है, वही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध सभी संगठनों में जरूरी है। गौर करें विद्यार्थियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि प्रबंध सभी संगठनों के लिए जरूरी है। गौर करें, हम यहाँ व्यवसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, व्यवसाय के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो व्यवसाय में भी तो प्रबंध की तो आवश्यकता है ही है, गैर व्यवसायिक संगठन में भी प्रबंध की आवश्यकता रहती है। मैं आपसे गौर करूं विद्यार्थियों, मैं बात कहूं जैसे कि अपना विद्यालय है, अपना विद्यालय बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। आज कोविड-19 के तहत विभिन्न प्रकार की स्कूलें बंद हैं, मगर स्कूलों ने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपनी पाठ्य सामग्री को ऐसे ही व्यवस्थित रूप से क्लासेस के माध्यम से चलाने का एक नियम बनाया। वो भी एक प्रबंध की ही कला है, और उसी प्रबंध के अकॉर्डिंग आज आप घर बैठे प्रबंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण कर उन्हें अध्यापन के तौर पर सीख रहे हो। देखो, तो वही प्रबंध ही एक प्रमुख भूमिका निभाता है हर क्षेत्र में। प्रबंध की अगर मैं बात कहूं तो एक सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा चलती है, जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला होती है, वो ही एक सफल प्रबंधक कहलाता है, जो दूसरों से कार्य करवाता है। एक नीति, एक निर्धारण, एक नियंत्रण, एक नियोजन के माध्यम से अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना ही की एक जो कला होती है, वो ही प्रबंध कहलाता है। एक व्यक्ति दूसरे से कार्य करवाता है, किस माध्यम से करवाता है, किस तकनीक के माध्यम से करवाता है, किस नियोजन और किस नियंत्रण के माध्यम से और समन्वय को स्थापित करते हुए करवाता है, वो एक कला ही प्रबंध है। विद्यार्थियों गौर करें, इसी प्रचलित परिभाषा पर एक फीमेल प्रबंध शास्त्री हुए जिनका नाम है मैरी पार्कर फोलेट, जिन्होंने प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला एक परिभाषा दी। इस परिभाषा से हम सीख सकते हैं कि प्रबंध का वास्तविक अर्थ क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की कला। मैरी पार्कर फोलेट करके प्रबंध शास्त्री हुए, जो महिला वर्ग से थे, जिन्होंने प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला की एक परिभाषा दी। इसी माध्यम से मैं वापस अपने सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा पर आता हूं, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। विद्यार्थियों, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। अपने जो सुबह दिन
से लेकर रात की निद्रा तक और वापस सुबह उठने की प्रक्रिया में जब हमें अलार्म भरते हैं, अलार्म के माध्यम से हम वापस सुबह उठते हैं, ये भी एक प्रबंध की प्रक्रिया है। हमें मैनेजमेंट करना होता है कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे मुझे जाना है। इस कोविड-19 के तहत अभी सब स्कूलें बंद थी, अब मुझे विद्यालय वापस जाना है तो मुझे वापस वो कैसे रूटीन बनाना है, तो मैं अलार्म के माध्यम से उठ रहा हूं, ये भी एक प्रबंध है, ये अपना एक मैनेजमेंट है। उसी रूप में मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, दूसरी प्रचलित परिभाषा की बात करता हूं कि न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम लागत से अधिकतम मैं उत्पादन कैसे करूं और अधिकतम मैं लाभ कैसे कमाऊं, ये दूसरी प्रचलित परिभाषा है। प्रबंध को समझने के लिए विद्यार्थियों गौर करें। उसी आधार पर मैं बात कहूं तो मैंने आपको ये पहले ही सिखा दी है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ये मैरी पार्कर फोलेट करके एक प्रबंध शास्त्री हुए जो महिला वर्ग से थे, उन्होंने ये बताया प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है। और एक लॉरेंस एप्ले करके इन्होंने भी एक परिभाषा दी, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना। विद्यार्थियों या गौर करें, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हो तो आप याद रख सकते हैं। एप्पल, हमें एप्पल को क्या करना है, प्राप्त करना है, और अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करने हैं। अन्य व्यक्ति कार्य करेंगे और उनके कार्यों से हमें जो परिणाम मिलेंगे वो ही प्रबंध की एक कला होती है। इसी आधार पर हम प्रबंध के सामान्य अर्थ को समझ सके और प्रबंध के सामान्य अर्थ को समझने के बाद हमें प्रबंध की विशेषताओं पर भी गौर करना है। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो प्रबंध के अर्थ से ही विभिन्न प्रकार की विशेषताएं निकलती है। जैसे मैं सामान्य तौर पर साधारण सी बात कहूं, इससे अगले वीडियो में हम प्रबंध की विशेषताओं को विस्तारित रूप से समझेंगे, प्रबंध के उद्देश्यों को भी समझेंगे और प्रबंध के महत्व को भी समझेंगे और प्रबंध की प्रकृति को भी समझेंगे। मगर अभी मैं एक सामान्य बात में बात कहूं तो मैं प्रबंध के अर्थ से ही प्रबंध की विशेषताओं को आपके सामने रखूंगा। देखिए विद्यार्थियों, प्रबंध के अर्थ से ही प्रबंध की विशेषताएं कैसे निकलकर सामने आती है। गौर करें विद्यार्थियों, उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम जितना समझेंगे उतना ही हम व्यवसाय अध्ययन के अंदर निपुण होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यक्तियों का एक समूह है। किसका समूह है? व्यक्तियों का। प्रबंध किसका हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है? व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है, यानी कि मानव के द्वारा प्रबंध किया जाता है और यही प्रबंध की पहली विशेषता है। विद्यार्थियों गौर करें, ध्यान दें विद्यार्थियों, मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह है और प्रबंध व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है और व्यक्तियों के द्वारा किए जाने के कारण कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, प्रबंध हर जगह होता है। मैंने बात कही थी संगठन के अंदर, भले वो व्यावसायिक संगठन हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो, प्रबंध हर जगह होता है। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। विद्यार्थियों गौर करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं प्रबंध के अर्थ से ही प्रबंध की विशेषताओं को समझाऊंगा। देखो, मानवीय प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, कभी आपने प्रबंध को देखा है क्या? कभी प्रबंध दिखता नहीं है और ये बोर्ड का MTR क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। बोर्ड का पसंदीदा सवाल है और हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर से भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। विद्यार्थी गौर करें, प्रबंध कैसी शक्ति है? अदृश्य शक्ति है, जो दिखती नहीं है मगर कार्य पूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नियोजन बनाए जाते हैं, कई नियंत्रण किए जाते हैं, कई समन्वय बनाए जाते हैं और इन आधारों पर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो कभी ना कभी उभर कर सामने आते हैं। तो एक बात है कि प्रबंध एक कैसी शक्ति है? अदृश्य शक्ति है। इसी आधार पर मैं बात कहूं तो प्रबंध की विभिन्न प्रकार की ऐसी विशेषता हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही काफी है। प्रबंध के सामान्य परिचय के तौर पे हमने बात कही, मैं इसको वापस रिवाइज करता हूं। प्रबंध के अर्थ को हमने समझा। वास्तव में मैनेजमेंट इसको अंग्रेजी में से बोलते हैं। मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था करना और मैन का मतलब समूह और टी का मतलब टेक्निक या तकनीक से मैंने लिया। प्रबंध का अर्थ एक सामान्य रूप से अगर बात करें तो व्यक्तियों का एक समूह जो संगठन चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता है। संगठन की सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रण पर रखकर ही प्रबंध किया जाता है। प्रबंध सभी संगठनों में के लिए जरूरी होता है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो गैर व्यावसायिक हो। अगर मैं बात करूं आज अपने स्कूल का ही, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक प्रबंध की व्यवस्था है। सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा में मैंने बात की थी अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला, और दूसरी प्रचलित परिभाषा मैंने आपको बताई थी
कि न्यूनतम प्रयास और कम लागत से अधिकतम उत्पादन करना और अधिकतम लाभ कमाना। और उसी आधार पर मैंने दो परिभाषाएं बताई थी, वांछित परिणाम प्राप्त करने दूसरे के प्रयासों से, वो मैंने एप्ले ने परिभाषा दी थी, लॉरेंस एप्ले ने, और मैरी फोलेट ने परिभाषा दी थी कि दूसरों से कार्य करवाने की कला प्रबंध है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम प्रबंध के महत्व के बारे में, प्रबंध की विशेषताओं को खोल कर पढ़ेंगे और प्रबंध की प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।